हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2023 का क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं 26 से आगे लेकर जाऊंगा और देखा जाए, समझा जाए कि बिहार बोर्ड्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा पेचीदा पूछा हुआ रहता है। सिर्फ अगर फार्मूला भी अगर याद है तो आपसे बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सोल्व होंगे। सो देखा जाए 26 नंबर का, देखिए क्या दिया गया था। 26 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज इट्स, है ना। बोला गया 26 नंबर में कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? देखो, जब भी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप देखो तो आई यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 3 तो देखो जे वाला टर्म इसमें नहीं है तो मतलब वो 0 होगा और के वाला टर्म भी नहीं है मतलब वो 0 होगा। मतलब वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ देखिए 27 नंबर, 27 जो है वो फार्मूला है। मैं अभी बोला आपको कि फार्मूला भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि इफ मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 tan x का वैल्यू पूछा गया है। मतलब देखो तो 2 tan x का जो तीन फार्मूला होता है, साइन के टर्म में लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई लिखा जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं कॉस के टर्म में तो कॉस के टर्म में लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई लिखा जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan के टर्म में लिखे जाते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x बाई लिखा जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब देखो तो इसमें साइन के टर्म में देखो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो तीन फार्मूलाज होते हैं इसके 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स के। देखिए अब इसके बाद देखा जाए 28 नंबर, बोला गया कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा गया था। तो देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2। ठीक है, तब आपसे पूछा गया था कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो आप यहाँ से π/2 माइनस लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए देखिए 29 नंबर भी फार्मूला पुटिंग है। ठीक है ना, देखो एक्चुअली में क्या पूछा गया है कि एक फार्मूला होता है, एक ऐसा होता है कि जब कभी रहता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई तो इसके इक्वल टू लिखे जाते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई लिखा जाता है 1 माइनस एक्स बाई। सो आप देखो कि इस फॉर्मेट में कौन सा है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ एक्स देखो एक्चुअली में लिखा गया, ये लिखा गया ऑलरेडी RHS वाला टर्म लिखा गया था। LHS वाला टर्म कौन सा था tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ इसके बाद देखा जाए 30 नंबर में क्या दिया गया था 3 है ना। एक्चुअली में लिखा गया था, आपका लिखा गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का वैल्यू कैलकुलेट करना था। एक्चुअली में देखो एक फार्मूला होता है कि जब कभी भी रहता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है एक्स आपका होता है। ठीक है, लेकिन कब ये कंडीशन अप्लाई, जब एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो -90 से लेकर के +90 के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होना चाहिए इनवर्स वाला। ठीक है, तब देखो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू अगर एक्स लिख दोगे मतलब 2π/3 अगर लिख दिए, इस फॉर्मूले के यूज किए आप और आप लिख दिए 2/3 तो 2π/3 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो लिखा गया है वो -90 से +90 के बीच में नहीं है। एक्चुअली में जो वैल्यू लिखा गया है वो 120 डिग्री लिखा गया है ना, इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे। -90 से +90 के बीच में होना चाहिए था, यानी कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया जाए जिससे इसका वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ सकता है। तब आप लिख सकते हो 2π/3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, और पाई माइनस π/3 की अगर बात किया जाएगा तो दिस इज लाइन ऑफ पाई में से जब कुछ घटेगा तो वो हम लोग आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन लिखे जा सकते हैं π/3। अब हम लोग फॉर्मुलेज करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब हमारा आंसर होगा π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चंस में गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलिए देखा जाए उसके बाद 31 नंबर देखा जाए। 31 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था, अरे सॉरी ये बोला गया है
दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसमें ट्रिकी वे में मल्टीप्लाई करना है, ना कि है ना हम लोग को पूरी मेथड को फॉलो करना है। एक्चुअली में जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लिखा गया है 13, यहाँ लिखा गया 15 और यहाँ लिखा गया वो -1 और क्या लिखा हुआ था 4। चलो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ लिखा गया था 2 0 और क्या लिखा गया था 0 2। अब याद करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिखा जाता है, लेकिन देखो आप यहाँ पे तो 1 की जगह 2 लिखा गया था। 2 को तो आप बाहर भी खुद कर सकते हो, 2 को बाहर कर लो, तो 2 को जब बाहर करो तो लिखे जा सकते हैं 2 × 13 15 और यहाँ से -1 4 इंटू लिखे जा सकते हैं 1 0 और 0 1। मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। मतलब आप लिख सकते हो 2 इंटू लिखा जा सकता है 13 15 -1 और 4। जब तो से मल्टीप्लाई करोगे तो 26, यहाँ से लिख सकते हो आप 30 -2 और यहाँ से लिख सकते हो आप 8, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा। देखो आप 26 30 -2 और 8 देखा जाए कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा सही आंसर होगा। नहीं तो इसलिए थोड़ा सा सोच करके बढ़ना आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट देखा जाए 32 नंबर देखा जाए। 32 नंबर में तो मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ठीक है ना। तो देखो इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कि जब आप ऑर्डर को जरूर चेक करना, आप 2 3 और क्या लिखा गया था 5 7 को मल्टीप्लाई करना था 2 और 5 के साथ, ठीक है ना। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 और 5 के साथ, तो देखो है ना, देखो इसका ऑर्डर जो लिखा गया दैट इज 2/2 और यहाँ ऑर्डर है 2/1। मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। एक्चुअली में ये और ये समझो कि कैंसल आउट हो गए, मतलब 2/1 बनेगा। मतलब दो रो होगा और एक कॉलम होगा। चलो आप क्या करो कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि जब मल्टीप्लाई करो तो लिखे जा सकते हैं 4 और यहाँ से लिख सकते हो +15। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो आप तो लिखे जा सकते हैं 10 प्लस लिख सकते हो 35। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 19 और यहाँ से लिखे जा सकते हैं 45, यानी कि 19 और 45, 19 और 45 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखा जाए। 33 में एक्चुअली में जो क्वेश्चंस हुए हैं वो विजिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका डिस्कशन मैं नहीं करता हूँ। देखिए इसके बाद देखा जाए 34 नंबर। 34 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया आपको इंटीग्रेट करने के लिए, एक्चुअली में दिया गया था इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा गया था, देखो लिखा गया है sin³ थीटा इंटू लिखा हुआ था cos² थीटा इंटू दी थीटा, ठीक है। चलो आप देखो तो यहाँ से लिख दो आप sin³ थीटा इंटू sin² थीटा, cos² को आप लिख सकते हो 1/sin² थीटा इंटू दी थीटा। देखो sin² यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो sin थीटा इंटू दी थीटा। मतलब sin थीटा का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख सकते हो आप -cos थीटा प्लस सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए चलो देखो 35 नंबर देखा जाए। 35 में क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 35 अगर देखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ, एक्चुअली में लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू लिखा गया है cos थीटा इंटू लिखा गया था cos² थीटा माइनस लिखा गया था cos थीटा इंटू लिखा गया है cot² थीटा का होल डी थीटा लिखा गया था का होल डी थीटा। सो आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूं तो cos थीटा कॉमन है, इसलिए cos थीटा आप कॉमन ले लो। तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं cos² थीटा माइनस लिखा जा सकता है cot² थीटा इंटू दी थीटा। और देखो cos² थीटा माइनस cot² थीटा दैट इज इक्वल टू 1। मतलब cos² माइनस cot² का वैल्यू 1 लिखा जाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं सिर्फ बच गया आपका cos थीटा डी थीटा। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा प्लस सी, यानी कि देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है उसके बाद इंटीग्रेट करना है आपको। नेक्स्ट देखा जाए 36 नंबर। 36 नंबर में क्या दिया गया था, 36 नंबर में देखा जाए क्या बोला गया है ना, इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हुआ था 4 cos x माइनस 5 sin x का होल dx लिखा गया था। सो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेशन का साइन जो होगा दोनों फंक्शन के पास चला जाएगा, यानी कि अब आप क्या करो 4 को बाहर कर लो और यहाँ से आप लिख दो cos x dx माइनस 5 को बाहर किया जाए और यहाँ से आप लिख सकते हो sin x dx लिखा जा सकता है। मतलब 4 एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है प्लस sin x, सो वी कैन राइट हियर एज
प्लस साइन एक्स माइनस 5। अब कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 4 साइन एक्स प्लस लिखे जा सकते हैं 5 कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि दिस इज आवर राइट आंसर। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, द 4 साइन एक्स, देखो ये 4 साइन एक्स है और यहाँ भी 4 साइन एक्स है प्लस 5 कॉस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा जाए 37 नंबर में, 37 नंबर में क्या दिया गया है, देखो 37 नंबर में कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। तो 37 नंबर में अगर बात किया जाए तो लिखा गया था 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा गया था 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स लिखा गया था। सो देखो अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही शानदार फार्मूला होता है कि जब कभी भी एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स रहता है इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब इस फंक्शन डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा गया इसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में होना चाहिए, तभी लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। चलो आप देखो इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब आप डिफरेंशिएट कर लो 2 cos x प्लस 3 sin x, मतलब जब कभी डिवाइड में होगा तो एक बार तो इस फॉर्मूले को जरूर याद करना है, ठीक है। चलिए देखिए तब आप इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है -2 cos x का डिफरेंशिएशन लिख सकते हो आप माइनस sin x, और यहाँ से लिख सकते हो आप 3 cos x, मतलब आप देखो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में लिखा गया है, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है लॉग मोड 2 cos x प्लस 3 sin x बाय यूजिंग दिस रिलेशन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 38 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय लिखा गया था x के बाद 3 dx, यानी कि जो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया कि अभी मैं आपको बताया कि जब कभी भी एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स जब कभी भी होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है, आंख बंद कर दो, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिख दो आप, ठीक है। चलो अब फिर से सेम वर्क किया जाए, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, 3x x के बाद 3 dx है ना, टी मानने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2, मतलब आप देखो तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ऑलरेडी ऊपर में लिखा गया है, इसलिए आप लिख सकते हो लॉग मोड एफ एक्स, मतलब x के पावर 3 प्लस 2x प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर। यानी कि देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, देखा जाए यानी कि लॉग वाला, देखो लॉग एक्स के बाद 3 प्लस 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 39 नंबर में क्या दिया गया है, 39 नंबर में देखा जाए बोला गया है इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी मिलता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करने के लिए दिया गया था वो dx बाई एक्स को आप समझ सकते हो x का होल स्क्वायर, और 5 को आप समझ सकते हो √5 का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले पे आ गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/a, तो a कौन है आपका √5, यानी कि 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x बाई a, मतलब x बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से √5 प्लस c, दिस इज आवर है ना आंसर। यानी कि देखा जाए कि ऐसा कौन सा है 1/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई √5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर में देखिए क्या दिया गया था, तो देखो जब कभी इंटीग्रेशन -a से +a होगा, जब कभी इंटीग्रेशन आपको मिलता है -a से +a ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 0, कब जब फंक्शन ऑड होता है तब, इफ एफ एक्स इज ऑड, मतलब यहाँ से आप क्या करोगे यदि माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स इक्वल आ गया तो इसका आंसर लिखा जाता है 0, यानी कि ये भी एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर कितना होने वाला है 0, ठीक है ना। आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा है ना माइनस आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 0। नाउ अब देखिए अगला देखो 41 में क्या दिया गया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना, दोनों को दोनों जो दिया गया है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया गया है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स
आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए बराबर लिखा गया 0.3, पी ए का वैल्यू दिया गया है 0.3, पी बी का वैल्यू दिया गया 0.4, तब आपसे पूछा गया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी ए का जो वैल्यू दिया गया है ना, एक्चुअली में पी ए का जो वैल्यू दिया गया था दैट वाज 0.3 दिया गया है, और पी बी का जो वैल्यू दिया गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.4, तब क्या पूछा गया था पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो ये दो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी रहते हैं तो लिखा जाता है यहाँ से कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लिखा जाता है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन लिखा जाता है पी ए इंटू पी बी लिखा जाता है, पी ए इंटू पी बी लिखा जाता है, मतलब पी ए, तो पी ए का वैल्यू कितना था 0.3 इंटू 0.4 आप कर लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा 0.12, यानी कि 0.12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू लिखा जाता है पी ए इंटू पी बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडजॉइंट पूछा गया था, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो जब सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका एडजॉइंट जो है हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो माइनर निकाला जाता है, फिर आप बहुत सारा लेंथी प्रोसेस करोगे, माइनर को फैक्टर, उसके बाद उसका इन्वर्स क्या कहते हैं उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप एक्चुअली में क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दिया जाता है, 4 1 लिख दो और इसका साइन चेंज, यानी कि -2 -3, तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन है देखा जाए, 4 1 4 1 4 1, ये भी है, सब में 4 1 4 1 है। ठीक है ना, तो देखो साइन चेंज कहाँ पर है, -2 और -3 कहाँ लिखा गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का जब कभी एडजॉइंट पूछता है तब आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिख पाओगे। देखो उसके बाद देखा जाए 43 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन बी, मतलब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, रेशियो डायरेक्शन रेशियो लिखा एल, तो एल का वैल्यू दिया गया है 4/√77, एम का वैल्यू दिया गया है 4/√77, और एन का वैल्यू दिया गया है x/√77, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू दिया गया है। तब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द देन द वैल्यू ऑफ, देखिए इफ द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द लाइन भी ये और ये दिया गया, देन ए वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया था, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो सम लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब आप इसे स्क्वायर करोगे तो लिखे जा सकते हैं 16/77 प्लस यहाँ से भी लिख सकते हो आप 25/77 प्लस एन स्क्वायर इजकल टू आप लिख सकते हो 1, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं एन स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हो आप 1 - 41/77, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो एन स्क्वायर इजकल टू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर इजकल टू लिखे जा सकते हैं 77 - 41 डिवाइडेड बाई आप लिख दो यहाँ से 77, मतलब एक मिनट देखा जाए है ना, सॉरी एक्चुअली में एक मिनट है ना, तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या जाएगा, तो एल स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हो आप 16/77 प्लस 25/77 प्लस, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो x²/77 इजकल टू 1, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से x²/77 इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से है ना 1 - 25/77 प्लस 25 लिख सकते हो आप यहाँ से 27, मतलब है ना, यहाँ से लिख सकते हो आप 16 यहाँ से लिख दियो है ना, तो लिख जा सकते हैं 77 - 41 बाई लिख सकते हो आप 77, तो देखो 77 कैंसिल आउट हो गए, मतलब x² इजकल टू 36, मतलब x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 6, यानी कि हमारा राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए 44 नंबर देखा जाए। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया इफ ए इजकल टू, ठीक है ए इजकल टू लिखा गया 1001, ठीक है ना, तो देखो एक मैट्रिक्स लिखा गया था ए इजकल टू लिखा गया 1001, तब आपसे पूछा गया था कि a to the 25, तो a to the 25 कैसे फाइंड आउट करोगे, a इंटू ए 25 टाइम्स करोगे,
लेकिन जब ये समझो कि एक 1 है, 1 के पावर 25 अगर होता तो उसका वैल्यू 1 आता। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो होगा वो ए के बराबर ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आप, वो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए ए ही रह जाएगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो 45 नंबर क्या दिया गया है। इफ द binary operation, if the operation 0 is defined as a0 मतलब a और b के बीच में एक तरह का ऑपरेशन दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। क्या लिखा गया है? लिखा गया था a0b इक्वल टू लिखा गया है 3a प्लस b। तब आपसे पूछा गया था कि 2 0b फिर बाइनरी ऑपरेशन 5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 है ना का ऑपरेशन फिर से पूछा गया, बाइनरी ऑपरेशन भी 5, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो देखो एक्चुअली में आप पहले फाइंड कर लो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, मतलब ए के जगह पर आप 2 रख दो तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, बी के जगह पर आप 3 रख दो यानी कि क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का वैल्यू आ गया 9। तब आप क्या करोगे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 करना है, मतलब अब आप इसी फंक्शन में ए के जगह पर क्या रख दोगे 9, तो जब ए के जगह 9 रखो तो लिखा जा सकते हैं 27 और बी के जगह रख दो 5, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 32, यानी कि देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन 32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट 46 देखा जाए। 46 नंबर में देखो क्या दिया गया है, लिखा गया था इफ ए बराबर बी बराबर, मतलब ए का वैल्यू लिखा गया था, बी का वैल्यू लिखा गया था, है ना। इफ देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया था, इफ ए इजकल टू बी इजकल टू, है ना, देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी, मतलब हम लोग को एक फंक्शन बना रहा है फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन बना रहा है ए टू बी। तब पूछा गया है कि ए से अगर बी की अगर फंक्शन जाता है तो हाउ मेनी, है ना, फंक्शंस कितने बनेंगे। तो देखो इसके लिए कुछ थ्योरी देखा जाए कि अगर मान लिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर एम होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर एन होता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो लिखे जाते हैं दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है ना, लिखे जाते हैं, ये लिखा जाता है एन के पावर एम, एन टू द पावर क्या लिखा जाता है एम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अब पावर में रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि अब आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने थे 2, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 3, तो देखो यानी कि एन का वैल्यू हो गया 3 के पावर लिख दो 2, यानी कितने लिखे जा सकते हैं 9, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 9, ठीक है। दिस इज आवर राइट आंसर, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो लिखे जाते हैं दैट इज इक्वल टू एन के पावर एम लिखा जाता है, एन के पावर एम, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और एम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नेक्स्ट देखा जाए 47 नंबर, देखो एक्चुअली में फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो फिर से हमारा आंसर कितने आने वाला है 9, यानी कि हमारा फिर से आंसर होगा 9, ठीक है ना। एक्चुअली में ऐसा इसलिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितना है 3, यानी कि 3 के पावर डाल दो ए, मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9, इसलिए 9 ही हमारा राइट आंसर होगा। नाउ देखा जाए 48 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है कि है ना द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, अब इसका सॉल्यूशन पूछा गया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे गए थे dx प्लस डी वाई इक्वल टू लिखा गया है 0, मतलब आप लिख सकते हो dx इक्वल टू माइनस डी वाई, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल को हम लोग को सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर इंटीग्रेशन का साइन ले आ जाए, इंटीग्रेशन तब आप लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, मतलब लिख सकते हो आप x प्लस वाई इक्वल टू सी। तो देखा जाए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा गया है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू सी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 49 नंबर, तो आई डॉट आई, तो देखो जब आई डॉट आई एक्चुअली में फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी बराबर लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू लिखा जाता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो आई डॉट आई मतलब आप लिख सकते हो आई इंटू लिखे जा सकते हैं cos 0, मतलब आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। ऐसे भी
आई डॉट आई होगा तो वैल्यू 1, के डॉट के होगा तो 1, ठीक है, जे डॉट जे होगा तब भी कितने होते हैं, 1 होता है। लेकिन अगर आई डॉट जे पूछ दिया तो 0, जे डॉट आई पूछ दिया तब भी 0, के डॉट जे पूछ दिया तब भी 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है ना। यानी कि आई डॉट आई तो वैल्यू कितना हो गया, बी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50। देखो 15 में क्या दिया गया था कि जे जे क्रॉस जे पूछा गया था, जे क्रॉस जे। देखो जे क्रॉस जे, जे का क्रॉस करना जे के साथ, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है कि अगर जे को करोगे जे के साथ क्रॉस तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0, मीन्स आवर 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 30 चेक देख ली, 50 तक देख लिया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।